अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद इलियास। ये हम चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का जो हमारा राउंड नंबर 6 हुआ था उसका आज पेपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं अपने बोर्ड की तरफ। और पेपर का जो पहला क्वेश्चन था हमारे ऊपर वो था कि व्हाट इज इंजेक्टिव फंक्शन एंड डिफरेंशिएट बिटवीन कोडोमेन एंड रेंज। इंजेक्टिव फंक्शन बेटा जी एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें डोमेन का सिंगल एलिमेंट कोडोमेन के भी सिंगल एक ही एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए। मैथमेटिकली इसको कैसे करते डिफाइन करते थे? अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड इंजेक्टिव फंक्शन इफ for all f of x1 is equal to f of x2, then x1 must be equal to x2 for all x1 and x2 belongs to the domain of the function। अगर सिंगल कोई एक भी एलिमेंट हमें ऐसा मिल गया जो x1 और x2 आपस में इक्वल नहीं आ रहे तो ऐसे वाले फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन या वन टू वन फंक्शन नहीं कह सकते। बेटा जी इसका जो सेकंड पार्ट था वो ये था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोडोमेन एंड रेंज। बेटा जी याद रखिएगा वो वाले एलिमेंट ऑफ द कोडोमेन जो डोमेन के एलिमेंट्स के इमेजेस होते हैं जो उनके साथ एसोसिएट हो जाते हैं उनको कहा करते हैं रेंज। जैसा कि यहाँ पर 1, 2 और 3 एंड 4 ये ऐसे कोडोमेन के एलिमेंट्स हैं जो कि रेंज में फॉल कर रहे हैं। याद रखिएगा बेटा जी कि रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। अगर आप इसको ऐसे करके एक्सप्लेन कर देंगे द एलिमेंट्स ऑफ डोमेन द एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन which are associated with the elements of domain are called range and range is always subset of codomain। तो हमें पूरा एक नंबर यहाँ से मिल जाएगा। बेटा जी जो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास था वो कुछ ये था कि if z belongs to c then show that z plus z conjugate divided by 2 must be equal to real part of that z। ओके बेटा जी गौर करिएगा। अब यहाँ पर हमने ले लिया कि let z is equal to x plus y होगा और जो x and y है इन पर ये हर हाल में कंडीशन है कि ये रियल नंबर्स होने चाहिए belongs to from set of real numbers। then बेटा जी इसी सेट का आप इसी एलिमेंट का आप कॉन्जुगेट नहीं क्योंकि आपके पास बन जाएगा x minus y होगा। ऐसा करें कि ये फॉर्मूला जो हमने प्रूव कर रहा था उसकी लेफ्ट हैंड साइड उसकी x और y दोनों की यहाँ पर जो z और z कॉन्जुगेट की वैल्यूज को रिप्लेस किया y के साथ जो वाला y वाला कंपोनेंट कैंसिल हो गया सिंपलीफाई किया हमें आंसर मिल गया। बेटा जी अगर आप ns की बात करें मार्किंग स्कीम की बात करें अगर आपने ये मान लिया कि एक नंबर मिलेगा और इसको सिंपलीफाई कर दिया तो यहाँ पर भी आपको एक नंबर मिलेगा। ओके बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास था कि इफ z is equal to this one then evaluate z conjugate mod। ओके तो हमने बेटा यहाँ पर ना कुछ पहले प्रॉपर्टीज आप लोगों को पढ़ाई थी और आपको याद होगा कि Gn mod must be equal to Z mod n। पहले इस प्रॉपर्टी को याद करिए और ये देखिए कि ये जो पावर बढ़ेगी हम इस पावर को अगर फ्लिप भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं बनता ऐसे करके। बेटा दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास ये थी कि Z conjugate is equal to Z1 conjugate by Z2 conjugate। इन दोनों के अगर हम conjugate सेपरेट कर दें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ अलबत्ता इस पर एक कंडीशन ये है कि Z2 जो भी डिनोमिनेटर में पड़ा है नेवर बी इक्वल टू 0। ओके अब इसी वाले दोनों प्रॉपर्टीज को कंबाइन करके जब हम इस वाले क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे स्क्वायर बाहर रहा हमने ये मॉड की प्रॉपर्टी इस वाले को यूज करते हुए ऊपर वाले नंबर का 11 मॉड किया नीचे वाले फंक्शन का 11 मॉड किया और फिर इसको सिंपलीफाई किया। बेटा जी अगर आप यहां तक पहुंच जाते हैं तो एक नंबर मिलेगा सिंपलीफिकेशन करने पर फिर आपको एक नंबर मिलेगा दो नंबर आपको यहां से गेन हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास बेटा जी क्वेश्चन था सेपरेट दिस वन इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। इसमें हमने इस क्वेश्चन को लिखा उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया। आपको बेटा जी पहले बताया गया था कि जब भी कभी डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो हम इसके कॉन्जुगेट के साथ खुद से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं ताकि डिनोमिनेटर में से आयोटा को खत्म किया जा सके। इस वाले फंक्शन में देखिए तो ये कॉन्जुगेट के साथ हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया पूरे क्वेश्चन को सिंपलीफाई किया जहां तक हम पहुंचे। इसके बाद में आप लोगों ने ये करना होता है कि जो रियल वाला पार्ट है उसको सेपरेट प्लस इमेज पार्ट को सेपरेट करके देख रहे हैं बट अमूमन यहां तक बच्चा आता है और दरमियान में छोटी सी गलती ये करता है कि रियल पार्ट उसने लिख दिया 1/2 इमेजिनरी पार्ट की तरफ जब वो आ जाता है तो नंबर लिख देता है 1/2 आयोटा या फिर आयोटा/2। बेटा जी ये दोनों गलतियां हैं। आयोटा के जो साथ वाला नंबर पड़ा होता है वो
इमेजिनरी पार्ट होता है। अगर यहाँ पर 1/2 की बात करें तो ये इसका रियल पार्ट है, तो 1/2 ही इसका इमेजिनरी पार्ट है। बट जी हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 था, मुझे आपको शो दैट ये जो पूरी स्टेटमेंट थी इसको हमने समराइज करके 0 शो करना था। और यहाँ पर कंडीशन ये है कि n मस्ट बी बिलोंग्स टू अ नेचुरल नंबर। इसके लिए बड़ी जी छोटी सी ये प्रॉपर्टी हमारे पास है कि a पावर m प्लस n, ये छोटी क्लास में भी यहाँ पर क्या है कि अगर बेसिस में दो कोई फंक्शंस की पावर ऐड हो रही हो तो हम दोनों को सेपरेट कर सकते हैं और बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। हमने ऐसा करना था कि आयोटा पावर n और 1 को सीधा सेपरेट कर दिया, इसी प्रॉपर्टी को यूज करके इन तीनों बाकी नंबर्स के भी बेसिस को सेपरेट कर दिया। हर एक में से आयोटा पावर n बेटा जी कॉमन आ रहा है। अब इस वाले रिलेशन पर गौर करें। आयोटा कैसे आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, आयोटा क्यूब हमारे पास बेटा जी माइनस आयोटा होता है, आयोटा पावर 4 1, ये सारे के सारे एक दूसरे से कैंसिल हुए, आंसर हमारे पास यहाँ पर 0 आ जाएगा। 0 से जब भी कुछ मल्टीप्लाई होगा तो फाइनल आंसर इज 0। बेटा जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था, वो ये था कि इस पूरी टर्म को हमने करना था फैक्टराइज, ये जो पॉलिनोमियल थी। सबसे पहले बेटा हमने यहाँ पर ये किया कि इस वाले z को जरा इन दोनों नंबर्स के साथ हमने कर दिया मल्टीप्लाई। इसके बाद क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया और यूं करके अब इन पहले दो में से z कॉमन ले लें, इन दो में से नेगेटिव 3 को कॉमन लें। अब यहाँ पर देखिएगा तो z प्लस आयोटा इन दोनों में से कॉमन फैक्टर आ रहा है और दरमियाने z माइनस 3, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। बेटा जी तो हमारे पास 7 पार्ट था पेपर में, वहां पर इसके हमने बनाने थे फैक्टर। ऑब्वियसली आप लोगों को ये आइडेंटिटी एक याद होगी, आप लोगों ने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ी होगी कि a स्क्वायर बेटा जी माइनस b स्क्वायर, ये हमारे पास इक्वल होता है a प्लस b इनटू a माइनस b। ओके, बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर दरमियान में प्लस पड़ा। अगर यहाँ पर दरमियान में प्लस है, हमने सबसे पहले ऐसे चीज को बाहर कॉमन लिया, अब वो माइनस इंट्रोड्यूस करवाने के लिए खुद से 2 बार माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया। हम सबको पता है कि ये जो माइनस पड़ा है इसका मतलब बेटा जी माइनस 1 है और माइनस 1 को लिखा जा सकता है बेटा जी आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर लिखा, x स्क्वायर माइनस आयोटा y स्क्वायर किया, ये वाली आइडेंटिटी यूज की, तो ये इन दोनों के फैक्टर बन गए। ओके बेटा जी अब हम चलते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 में हमें ये कहा गया था कि शो दैट for all z1 and z2 from a complex number then z1 multiplied z2 conjugate must be equal to z1 conjugate multiplied z2 conjugate। ओके, इसके लिए हम ये करते हैं सबसे पहले हम ना z1 को कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर में एक नंबर लेट कर लेते हैं a प्लस b आयोटा और z2 को हम लेट कर लेते हैं बेटा जी कि ये हमारे पास c प्लस d आयोटा है। बट इन दोनों के लिए ये जो a b c और d ये चारों के चारों नंबर्स belongs to from a set of real numbers। ओके, इससे पहले कि हम जरा यहां तक पहुंचे, ये जो कॉन्जुगेट के अंदर एक नंबर पड़ा है z1 मल्टीप्लाई z2, जरा हम ये पहले कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं ताकि हमारे लिए सॉल्यूशन आसान हो जाए। ऐसा किया कि पहले हमने z1 और z2 के यहां पर कॉन्जुगेट बना कर ले लिए। अब ये जो लेफ्ट साइड में कॉन्जुगेट के अंदर वाला नंबर है z1 मल्टीप्लाई z2, हम इन दोनों का जो प्रोडक्ट कर रहे हैं। अच्छा, प्रोडक्ट किया, a को c के साथ, a को फिर d के साथ मल्टीप्लाई किया, लाइकवाइज b को c और d दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, हमें ये खबर है कि जब आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर बना एंड आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा जी आपको मालूम होगा कि हमारे पास इक्वल होता है माइनस 1 के। अच्छा, ये वाला माइनस 1 जब हम यहाँ पर लेकर आएंगे तो ये जो पॉजिटिव नंबर है इस वाले नेगेटिव की वजह से यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। ओके, अब जो करते हैं कि जो आयोटा वाले दोनों नंबर्स हैं इनको सेपरेटली लिख लेते हैं और जो विदाउट आयोटा वाले नंबर्स हैं इन दोनों को हम सेपरेटली लिख लेते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि ये टोटल इस वाले नंबर का हमारे पास रियल नंबर पड़ा है और ये उसका इमेजिनरी नंबर पड़ा है। ओके, बट हमें यहाँ पर लेफ्ट साइड में इस वाले नंबर का भी फर्दर कॉन्जुगेट करना है। अच्छा बेटा जी, कॉन्जुगेट का क्या मतलब होता है? कॉन्जुगेट का मैथमेटिकली ये मतलब है कि आप लोगों ने z1 z2 पर बार लगाया और इस साइड पर जो आयोटा के साथ वाला नंबर है उसका साइन चेंज कर दिया। आयोटा के साथ ये वाला नंबर है, दरमियान में पड़ा था प्लस। अब जब कॉन्जुगेट करेंगे तो यहाँ पर बेटा जी आपके पास आ जाना चाहिए माइनस। ये हमारी ना लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। ओके, अब चलते हैं इसकी ना राइट हैंड साइड, मतलब z1 कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई z2 कॉन्जुगेट। बेटा जी z1 कॉन्जुगेट हमारे पास ये पड़ा है, z2 कॉन्जुगेट ये पड़ा है, इन दोनों को जस्ट हमने यहाँ पर वैल्यूज को रिप्लेस किया, सिंपल इनका अलजेब्राइकली प्रोडक्ट किया। अच्छा, प्रोडक्ट के बाद हमारे पास ना सिंपलेस्ट फॉर्म अब ये बन गई। ओके, वंस अगेन कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा जी माइनस 1, तो इस वाले आयोटा स्क्वायर की वजह से यहाँ पर दरमियान में इस नंबर के साथ माइनस आ जाना चाहिए।
लाइकवाइज हम ऐसा करेंगे कि जो विदाउट आयोटा वाले नंबर है उनको सेपरेटली, और जो आयोटा वाले नंबर है उन दोनों में से देखें एडी आयोटा और बीसी आयोटा, इन दोनों में से नेगेटिव और आयोटा दोनों कॉमन आ रहे हैं। हमने जो किया इनमें से माइनस भी कॉमन ले लिया और साथ में आयोटा भी कॉमन ले लिया। बेटा जी अगर हम इसको कह रहे हैं कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और अगर हम इसको कहें कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, तो इन दोनों की राइट साइड को देखें, क्या ये दोनों की राइट साइड सेम है? अगर राइट साइड सेम है मींस लेफ्ट साइड सेम है, तो ये क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया। अब इसका जो नंबर की डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर बेटा आप लोगों ने यहां तक इसका प्रोडक्ट ओके कर दिया तो ये आपको एक नंबर मिलेगा लेफ्ट साइड का, और अगर राइट साइड को आपने ठीक तरह से सॉल्व कर दिया तो बेटा आपको इसका भी एक नंबर मिलेगा, क्योंकि दो नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है बेटा जी क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड f of a plus h minus f of a over h, और फिर इस वाले को सिंपलीफाई करना है। अच्छा, इस पर ना जरा तवज्जो करिएगा कि इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हमने लिखनी है, इसको मैं बाद में बता दूं कि इसको कैसे करके आगे हम करेंगे। ओके बेटा जी यहां पर फंक्शन को देखें, हमारे पास फंक्शन था sin x। ओके, अब जो रिक्वायरमेंट है तो यहां पर हमें x की जगह a plus h नंबर आ रहा है, यानी अगर मैं यहां पर x की जगह को रिप्लेस करना चाहूं, अब x की जगह पर बेटा जी आपके पास आना चाहिए a plus h। सो इस गिवन फंक्शन में ना इस वाले x की जगह हमने रिप्लेस कर दिया a plus h को, तो ये हमारे पास जो इस रिक्वायर्ड हमारे पास एक रिलेशन था उसकी ये पहली टर्म हम बना सके। लाइकवाइज इस रिक्वायर्ड रिलेशन की जो सेकंड टर्म है, अगर इस पे गौर करें तो यहां बेटा जी आपको x की जगह नजर आ रहा है a, तो हम यहां पर इसी वाली इक्वेशन में x की जगह बेटा पुट करेंगे a, और ये हमारे पास इस रिलेशन की सेकंड टर्म बन गई। अब यही वाला रिलेशन हम यहां पर दोबारा लिखते हैं, f of a plus h की जगह उसकी वैल्यू को रिप्लेस किया, f of a की जगह बेटा जी उसकी वैल्यू को रिप्लेस किया, दरमियान में इधर भी माइनस तो यहां पर भी माइनस आ गया। अब आप लोगों को बताया क्या होगा कि हमारे पास ना एक ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है sin अल्फा माइनस sin बीटा इज इक्वल टू 2 cos अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई sin अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय एंगल्स के साथ 2। याद रखना बेटा जी कभी भी इस वाले 2 के साथ ये वाला 2 कैंसिल नहीं होगा, बिकॉज़ ये एक रियल नंबर वैसे इन दोनों फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये जो 2 है सिर्फ और सिर्फ एंगल के साथ डिवाइड होगा, तो एंगल वाले नंबर को तो ये डिवाइड कर सकता है, बाकी बाहर वाले नंबर के साथ इसको कोई रिलेशन नहीं है। ओके, अब बेटा जी इस वाले को हम मानते हैं सारे के सारे को अल्फा, और अगर हम इस वाले को मान लेते हैं बीटा, तो अकॉर्डिंग दिस वाला फार्मूला अल्फा की जगह a plus h, बीटा की जगह बेटा जी हमारे पास a आया, यहां इन दोनों को रिप्लेस करें। अच्छा, इधर दोनों में अल्फा प्लस बीटा था, यहां आपके पास था अल्फा माइनस बीटा, तो यहां पर दरमियान में माइनस आ गया। अगले स्टेप में ये a के साथ जो a कैंसिल हो गया, यहां पर अगर गौर करें a प्लस a आपके पास 2a बना, डिवाइड कर 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a, और ये h बाय 2 वैसे सेपरेटली हमने लिख दिया। ओके, यहां पर जाकर बेटा जी ये क्वेश्चन उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में आता है। मैंने जो पहले आपको कहा ना कि सिंपलीफाइड फॉर्म पर जरा तवज्जो करिएगा, अमूमन स्टूडेंट इस क्वेश्चन को यहां तक सॉल्व करके आते हैं। अगर बेटा जी आप लोगों ने सिर्फ यहां तक सॉल्व किया तो आपको एक नंबर मिलेगा, और अगर सिंपलीफाइड फॉर्म का भी आपको फकत एक नंबर मिलेगा, तब जाकर आपके इस क्वेश्चन के 2 नंबर कंप्लीट होंगे। ओके, अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है और टेक्निकल है। Express the surface area S of a cube as a function of its volume। बेटा गौर करिएगा, सबसे पहले आपको कहा गया है कि आपने सरफेस एरिया को फंक्शन बनाना है वॉल्यूम का। यहां पर ना आप लोगों को मेंशन भी करना चाहिए कि हम फाइंड करना चाह रहे हैं सरफेस को एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम। अपना अपने जहन में लाइए, पहले सबसे पहले आप किसी रूम में हैं और उस रूम की देखिए टोटल कितनी दीवारें आपको नजर आ रही हैं। ऑब्वियसली 4 दीवारें, और एक आपको टॉप नजर आ रहा है और एक आपको ग्राउंड का फ्लोर नजर आ रहा है। तो यूं जो कमरे की सरफेस एरिया है 6 आपको वॉल्स नजर आ रही हैं, तो यूं अगर हर साइड का हम एरिया पर गौर करें तो एरिया आपके पास बड़ा ही होता है x मल्टीप्लाई x। अब ये x स्क्वायर बना, अब टोटल किसी भी रूम के फेस कितने हैं बेटा जी, फेस आपके पास होते हैं उसके 6, तो मल्टीप्लाई 6 करेंगे, यूं हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू 6x स्क्वायर। वॉल्यूम ऑब्वियसली क्यूब का होता है बेटा जी x स्क्वायर, ये हमारे पास वॉल्यूम आया। ओके, अब हमारा टारगेट ये था, अब यहां पर अगर गौर करें तो अभी s डिपेंड कर रहा है बेटा x पे, मगर हमारी नीड ये है कि s डिपेंड करे वॉल्यूम पे। यानी जब हम इस वाले बॉक्स का वॉल्यूम चेंज करें तो तब
सरफेस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा मैथमेटिकली। अब हमने बेटा जी इस वाले x की जगह ये v इंट्रोड्यूस करवाना है, तो हम इस सेकंड रिलेशन से x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जो कि हमारे पास बने v पावर 1/3। इक्वेशन नंबर 1 में इस वाले x की जगह इस वैल्यू को रिप्लेस करें। अच्छा x स्क्वायर था तो ये वाला स्क्वायर वैसे का वैसे। अब हमें ये पता है, हमने ये छोटी क्लास में सीख रखा है कि अगर किसी भी एक वेरिएबल की पावर हो तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये हमारे पास आ गया बेटा फाइनल रिजल्ट। मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें बेटा, जब आपने सरफेस और वॉल्यूम को ठीक लिख दिया 1 नंबर मिला, और जब आपने इस फंक्शन को रिप्लेस कर दिया वॉल्यूम के तौर पे, इसका आपको सेकंड नंबर मिलना चाहिए। ओके, अब ये क्वेश्चन भी बेटा थोड़ा सा ट्रिकी है, और क्वेश्चन ये है कि लेट आपके पास कोई फंक्शन है जिसकी डोमेन भी आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर है, जिसकी रेंज भी आपके पास पूरा सेट ऑफ रियल नंबर है। फिर हमें बताना ये है कि इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी और बेटा रेंज क्या होगी। ओके बेटा, डोमेन आपको ऐसे नंबर्स डोमेन में से हम निकाल देते हैं इसकी वजह से डिनोमिनेटर वाली टर्म इन्फिनिटी को चली जाए, बिकॉज इन्फिनिटी इज नॉट अ रियल नंबर। अब इस बात को समझने के लिए डिनोमिनेटर पर बेटा गौर करें, तो आपके पास डिनोमिनेटर पड़ा है x + 1, आप उसको इक्वल पुट कर दें 0 के। जैसे ही आपने उसको 0 पुट किया, x की आपको एक वैल्यू मिली -1। बेटा जब ये -1 आप यहां पर पुट करेंगे, आंसर आपको डिनोमिनेटर में मिलेगा 0। अब समथिंग डिवाइडेड बाय 0 आपके पास इन्फिनिटी होता है। हम यूं करेंगे कि इस फंक्शन की डोमेन में से -1 निकाल देंगे, बाकी पूरा सेट ऑफ रियल नंबर इसकी डोमेन बनेगा। अब इसको ना लिखने के दो स्टाइल है, r माइनस ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट्स -1 लिखते हैं, या क्योंकि हम जानते हैं कि रियल नंबर्स -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक जाते हैं, तो उस वाले पॉइंट पर से हम देखें तो -इन्फिनिटी टू -1, बट ये दोनों ब्रैकेट्स ओपन रहेंगे, यूनियन -1 टू इन्फिनिटी। बट इस ओपन ब्रैकेट में ये मतलब है कि ये वाला जो नंबर -1 पर है ना, और ये इन्फिनिटी, ये दोनों इस इंटरवल का पार्ट नहीं है। अब चलते हैं इसकी रेंज की तरफ। अगर डोमेन आपको बेटा ठीक बता दी, आपको 1 नंबर मिलेगा। रेंज के लिए आपको किसी भी टीचर ने बताया होगा बेटा, जो भी हमारे पास है, कि अगर आप इस वाले a को इस वाले c के साथ डिवाइड करें, बेसिकली अगर आपको ये फार्मूला याद हो बेटा, आपके पास था ax + b डिवाइडेड cx + d। तो रेंज के लिए बेटा हम ये करते थे कि पूरा सेट ऑफ रियल नंबर -a डिवाइडेड c, ये इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है बेटा। आपको यहाँ पर a की जगह 2 नजर आ रहा है, आपको c की जगह 1 नजर आ रहा है, पूरा सेट ऑफ रियल नंबर इसकी बेटा रेंज हो जाएगा, बट ये 2 इसकी रेंज में नहीं आएगा। अब ये उसी का सेकंड वर्जन है, उसको लिखने का। अगर बेटा आपने रेंज भी ठीक नोट कर दी, तो आपको यहाँ से भी 1 नंबर मिलेगा। ओके, अब चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अब ये अच्छा खासा ट्रिकी क्वेश्चन है और थोड़ा सा दिलचस्प है, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा बेटा। फाइंड करनी है डोमेन और रेंज। इस फंक्शन को बेटा हम कहते हैं पीस वाइज फंक्शन, जिसमें ना 2 टुकड़े पड़ेंगे, ये वाला और एक ये वाला। अब इसी में इस राइट साइड पर अगर आप गौर करें तो यहाँ पर हमें ये कहा गया है कि ऑल दोज नंबर व्हिच आर लेस देन -2, उनको डील करेगा ये पहले वाला फंक्शन, और हर वो नंबर जो -2 से बड़ा है उसको डील करेगा ये सेकंड वाला फंक्शन। बेटा इस क्वेश्चन की डोमेन और रेंज को फाइंड आउट करने के लिए आपने पहले एक छोटी सी रियल लाइन बना लें, रियल लाइन बना लें, -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक रियल लाइन ला दी। अब जहां पर बेटा ये डोमेन का आपको ये कट नजर आ रहा है -2, उस पर आप लोग भी यहाँ पर कट लगा लें। अब ना यहाँ लेफ्ट साइड पर लिखते हो पहले वाला फंक्शन, राइट साइड पर बेटा लिखते हैं आप दूसरे वाला फंक्शन, ताकि हम इनको इलेक्टर प्रॉपर्टी सॉल्व कर सकें। ओके बेटा गौर करिएगा, अब ना मैं यहाँ पर बनाने लगा हूँ पहले इस वाले फंक्शन का एक छोटा सा टेबल, लाइकवाइज बाद में हम देखेंगे इस दूसरे वाले फंक्शन का एक छोटा सा टेबल। ये रेंज को ना ऑब्जर्व करने के लिए दोनों टेबल बनाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज गलती के चांस बढ़ जाते हैं। अब गौर करिएगा, जब हम यहाँ पर आए तो इसकी डोमेन स्टार्ट हो सकती है -इन्फिनिटी से लेकर बेटा जी -2 तक, और -2 इस वाले फंक्शन की डोमेन का पार्ट है जो ऊपर वाला है हमारा फर्स्ट फंक्शन। ओके, अब यहाँ पर मैंने कुछ डॉट्स लगाए, डॉटेड लाइंस का मतलब बेटा ये होता है कि पता नहीं है कहां से हमारे पास डोमेन स्टार्ट हो रही है, बिकॉज -इन्फिनिटी से -2 तक जाना है, और वो इन्फिनिटी में नहीं अनकाउंटेबल नंबर पड़े। अब हम हर एक नंबर को यहाँ पर तो ट्राई नहीं कर सकते, हम अपनी आसानी के लिए 3-4 नंबर ले रहे हैं ताकि हम इस फंक्शन के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकें। हम जब यहाँ पर बेटा जी -4 करेंगे, आंसर में मिलेगा
इस वाले फंक्शन का -7 लाइक -3 पुट करने पर मिलेगा बेटा जी -11 और -2 को हम यहां पर रिप्लेस करते हैं और आंसर हमें मिलेगा बेटा जी -5। ओके, अब मैं इस पैटर्न को गौर करें। बेटा जी पैटर्न आपको ये समझा रहा है कि आपके पास में नंबर -17 आया, फिर -11 आया, फिर -5 आया। अब गौर करिएगा बेटा जी, अगर हम इन नंबर्स को रेल लाइन पर ड्रॉ करें ना तो आपको यहां कहीं -17 मिलेगा, उसके बाद कहीं आपको बेटा जी -11 मिलेगा, उसके बाद कहीं आपको -5 मिलेगा। ओके बेटा जी, एक और बात याद रखिएगा, रियल नंबर्स ना -इंफिनिटी से +इंफिनिटी की तरफ बढ़ते हैं। यानी अगर हम इस वाले टेबल की बात करें तो इस वाले टेबल में -5 सबसे बड़ा नंबर आया। कब आया? जब हमने फंक्शन में बेटा जी पुट किया -2। ओके, एक और बात, ये जो पहले वाला हमारे पास ये कॉलम पड़ा है ना, ये बेटा जी डील करता है डोमेन को, और दूसरे वाला हमें इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द पैटर्न ऑफ रेंज। ओके, अब गौर करिए कि -इंफिनिटी से लेकर -5 इसका सबसे बड़ा आउटपुट हमें मिला, हमने उसको पहले सेट की रेंज का नाम दे दिया। ओके, अब गौर करते बेटे कि ये जो हमारे पास सेकंड फंक्शन पड़ा है 4 3x, हमने यहां पर उसका अलग से टेबल बनाया। गौर करिएगा बेटा, इस फंक्शन की जो आउट डोमेन है ना बेटा स्टार्ट हो गया -2 से अगले सारे नंबर। इस बात को बड़ी समझा कि -2 इसकी डोमेन का पार्ट नहीं है, बिकॉज -2 बेटा जी हम यहां पर एंटरटेन कर रहे हैं, और अगर -2 को हम यहां पर भी लेकर आएंगे तो ये फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन के अगेंस्ट हो जाएगा कि एक डोमेन के लिए हमें यहां से 2 आउटपुट मिल जाएंगे, व्हिच इज मैथमेटिकली बाय द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन गलत हो जाएगा। अब बट हमें ये भी नहीं पता कि -2 के फौरन बाद कौन सा नंबर आ रहा है। आप में से कोई बच्चा कह सकता है कि सर -1 इज द नंबर व्हिच इज जस्ट आफ्टर द -2, बट ऐसी बात नहीं है बेटा जी। आप ना इससे अगर एक नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं -1.9, उसके बाद एक और आ जाएगा -1.99, इसी तरह से आप ये 99 की सीरीज बढ़ाते जाएं, वो नंबर ना -1 के करीब होता जाएगा, बट फिर भी फाइनली जस्ट आफ्टर द -2 नंबर हम कभी फाइंड नहीं कर पाएंगे। ओके, बट फिर भी अपनी आसानी के लिए पैटर्न को ऑब्जर्व करने के लिए बेटा जी यहां पर हमने पहले एक नंबर पुट कर दिया -1.9, आउटपुट हमें मिला 9.7। अब बेटा एक और यहां पर 9 बढ़ा दें, आपको यहां पर मिल जाएगा 9.97। आप इधर एक और 9 बढ़ा दें, आपको इधर भी एक और 9 बढ़ता नजर आएगा, मतलब 9.997, और ये पैटर्न इस तरह से चलता जाएगा। बट अगर आप इस वाले को गौर करें ना तो ये बेटा जी आपको ना 10 को अप्रोच करता नजर आएगा, यानी इसका आंसर 9.997 के लूप में ही रोटेट करता रहेगा, बट कभी भी 10 नहीं आ पाएगा। मतलब अगर हम इस वाले की डोमेन और रेंज पर गौर करें तो इसकी बेटा जी डोमेन स्टार्ट हो गई -2 से, जो भी अगले वाला नंबर है इससे लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी तक। अब इसकी रेंज पर गौर करते हैं बेटा, जब हमने यहां पर -1.9 पुट किया, आंसर हमें मिला 9.7। हमने उससे अगला एक नंबर पुट किया -1.5, आंसर बेटा जी हमें मिला 8.5। हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़े, हमें आंसर बेटा जी -1 पर मिला 7, लाइकवाइज 0 पर मिला 4, लाइकवाइज 1 पर बेटा जी आंसर हमें मिला 1। अब फिर गौर करें बेटा, जब हमने इधर से अगले वाले नंबर पुट करते जा रहे हैं ना, बट आंसर को अगर आप गौर करें तो सबसे पहले हमें बड़ा नंबर मिल रहा है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। आहिस्ता आहिस्ता अगर आप इस बात को फील कर रहे हो तो इस फंक्शन की जो टेंडेंसी है वो नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ जा रही है। मतलब इसके आउटपुट में अगर सबसे बड़ा नंबर हमें अभी तक का नजर आ रहा है तो 9.7, बट बेटा जी इस पर अपना इस ग्रीन वाले हिस्से पर गौर करिए। अगर हम यहाँ पर ये 1 पॉइंट ये वाला नंबर पुट करें, हमें आंसर दे देता है एग्जैक्टली। अगर हम ये -2 यहाँ पर पुट करें ना बेटा जी, -2 पुट करने पर हमें मिलता है 10, बट -2 इस फंक्शन की डोमेन में से नहीं है। सो हमने करना क्या है कि -इंफिनिटी से लेकर 10 तक तो जाएगा, बट दोनों नंबर्स के जो इंटरवल है ये पॉजिटिव ओपन रहने चाहिए, बिकॉज -इंफिनिटी और 10 दोनों नॉट पार्ट ऑफ द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, और जो नंबर किसी इंटरवल में से निकालना हो उसकी ब्रैकेट हम ओपन कर देते हैं, मतलब ओपन इंटरवल उसका रहेगा। ओके, अब यहां तक समझ बेटा ये आया, इस वाले फंक्शन की ये 2 रेंज के टुकड़े मिल गए,
एक इसके लिए दूसरा इसके लिए, बट ओवरऑल हमें एक ही फंक्शन की रेंज के बारे में पूछा गया। तो एंड में बेटा जी हम इन दोनों रेंज को, ताकि इस फंक्शन की रेंज हमें समझ आ सके, इन दोनों का यूनियन कर देंगे। ओके, यहाँ पर यूनियन में ये पहले वाला और इसके बाद हमने ये दूसरे वाले फंक्शन की रेंजेस को पुट कर दिया, दोनों का यूनियन करें। बेटा जी आपको जो आइडिया है कि यूनियन में हमेशा बड़ा सेट आता है। पहले सेट पर गौर करें, तो आपको स्टार्ट हो रहा है -∞ से लेकर -5 तक, बट दूसरा जा रहा है -∞ से लेकर 10 तक। जब इन दोनों का हम यूनियन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा -∞ to 10, बट दोनों की ब्रैकेट ओपन रहेगी, बिकॉज इन्फिनिटी और ये जो आपके पास 10 पड़ा हुआ है ये इस फंक्शन की रेंज का पार्ट नहीं है। अब आते हैं बेटा जी इसके ना मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन पर। इन दोनों की रेंज का वैसे इन माय ओपिनियन हमें 1.5 मार्क्स मिलने चाहिए, बट अगर आपने कंप्लीटली बेटा जी इनकी रेंज को ठीक ले लिया तो आपको इन दोनों की रेंज का 1 नंबर मिलेगा, मतलब ये कंप्लीट आंसर का 1 नंबर बेटा जी। और दूसरा अगर आपने इसकी डोमेन को भी ठीक ले लिया तब भी आपको 1 नंबर मिलेगा। अब गौर करिएगा बेटा इस फंक्शन की जो डोमेन है -∞ से लेकर -2 तक जितने भी आपको नंबर नजर आ रहे हैं वो सारे के सारे नंबर इस पहले वाले फंक्शन में होते हैं। इसके बाद के बेटा जितने भी आपको नंबर नजर आ रहे हैं -2 से जस्ट आफ्टर वाले सारे के सारे नंबर होंगे इस दूसरे वाले फंक्शन में। और -∞ से लेकर +∞ तक सिंगल नंबर भी मिस नहीं हुआ, यानी सारे के सारे रियल नंबर बेटा जी इस सेट की डोमेन में आ जाएंगे। इसको कंप्लीट सॉल्व करने पर भी बेटा जी आपको 1 नंबर मिलेगा। तो यहां तक जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन था ये कंप्लीट हो गया जी बेटा जी। अब हम चलते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। हमारा जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन था वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, और लॉन्ग क्वेश्चन ये था फाइंड द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शंस ऑफ फंक्शंस f of x हमारे पास ये पड़ा है और g of x हमारे पास j पड़ा है। अच्छा इस बात में थोड़ा सा ख्याल रखिएगा कि y और f of x और g of x को हम ना y में लिख सकते हैं, बिकॉज़ y is equal to f of x को ना फंक्शन की नोटेशन में से y को भी यूज कर लेते हैं। ओके, अपनी आसानी के लिए बेटा जी जब भी कभी आपको किसी भी फंक्शंस के ग्राफ बनाने हैं तो उसके ना 2-3 पॉइंट्स आप लोगों के ध्यान में होने चाहिए। नंबर 1, अगर तो आपके पास फंक्शन है लीनियर, उसके लिए ना 2 चीजों का हमें मालूम होना बेहद जरूरी है। उसमें एक हमारे पास x इंटरसेप्ट है और दूसरा हमारे पास y इंटरसेप्ट है। नंबर 2, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है ना क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक में बेटा जी तीसरी चीज भी हमारे पास इन्वॉल्व हो जाती है और वो है फंक्शन का अपना वर्टेक्स। कि इस फंक्शन का वर्टेक्स कहां पर होगा, और वर्टेक्स बेहद इंफॉर्मेशन देने के लिए हमें ये बेहद मुफीद होता है हमारे। खैर अब चलते हैं बेटा जी इस क्वेश्चन के एक पॉइंट पे। नंबर 1, सबसे पहले बेटा जी आपने इन दोनों ग्राफ में x इंटरसेप्ट फाइंड करना है। ओके, हमने ये दोनों इक्वेशंस को यहां पर लिख दिया। बेटा जी x इंटरसेप्ट का ये मतलब होता है कि y को 0 पुट कर दे, बिकॉज़ ऑन x एक्सिस किसी भी पॉइंट की जो वैल्यू होती है वो y = 0 होता है। हमने इसको वायलेट किया, इसको भी वायलेट किया, इन दोनों में हमने f और g की जगह बेटा जी 0 पुट कर दिया। यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ गई, तो और इधर से ये x की 2 वैल्यूज आए, बिकॉज़ क्वाड्रेटिक को जब भी आप सॉल्व करेंगे तो 2 डिस्टिंक्ट रूट्स भी आ सकते हैं अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो। ओके, हमने इसको पॉइंट की फॉर्म में लिखा। पॉइंट में बेटा जी पहले हमारे पास x और बाद में y कंपोनेंट आता है, लाइकवाइज यहां पर भी हो गया। अगर आप इतना काम कर चुके तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन का बेटा जी 1 नंबर आपको मिल जाएगा। अब चलते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट टास्क की तरफ। हमने इन दोनों का y इंटरसेप्ट फाइंड करना है। बेटा जी y इंटरसेप्ट का मतलब है कि ये दोनों ग्राफ y एक्सिस को कहां पर कट कर रहे हैं, और जहां पर भी ये कट कर रहे होंगे बेटा जी वहां पर आपके पास x की वैल्यू होगी 0। हमने जो किया कि इन दोनों इक्वेशंस में या फंक्शंस में बेटा जी हमने x की जगह 0 पुट कर दिया, हमारे पास 2 y की वैल्यूज आ गई। इन दोनों y की वैल्यूज को पॉइंट की फॉर्म में लिखा ऑब्वियसली, और y एक्सिस x एक्सिस की वैल्यू चूंकि ये x कंपोनेंट की वैल्यू 0 है तो दोनों में x की वैल्यू पहले और y की बाद में रखकर हम पॉइंट की शक्ल देंगे। बेटा जी थर्ड नंबर पर हमारे पास आ गया वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला। अब इसके लिए बेटा ट्राई करें कि आप लोग ना हमेशा इसका स्क्वायर कंप्लीट कर लें। अब जब आपने स्क्वायर कंप्लीट किया तो हमारी बुक में और हमारे टीचर्स ने आपको बताया होगा कि ये वाली फंक्शन की क्वाड्रेटिक फंक्शन की फॉर्म होती है और उसमें h और k बेटा जी हमेशा वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला को रीड करते हैं। अब यहां पर देखिए x की वैल्यू बेटा जी अगर आप इससे सब कंपेयर करके -1 है और k की वैल्यू हमारे पास बेटा जी आपकी -9 ये हमारे पास बन गया वर्टेक्स। अब ये तीनों पॉइंट्स हमें हेल्प करते हैं क्वाड्रेटिक वाले फंक्शन को जो कि पैराबोला बनता है इसको हम ड्रॉ कैसे करेंगे। अब बेटा जी एक और बात को गौर करिए कि अगर
पर हमने गौर किया तो x स्क्वायर के यहाँ पर जो बेटा कोफिशिएंट है वो 1 है, 1 इज ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है, इसका फेस अप होना चाहिए। और ये वर्टेक्स आ गया बेटा, ये x इंटरसेप्ट आ गया, ये इसका दूसरा x इंटरसेप्ट आ गया, और ये हाँ यहाँ ये बेटा इसका आ गया हमारे पास y इंटरसेप्ट। इससे ग्राफ को प्लॉट करना हमारे लिए बड़ा आसान हो गया। और लाइकवाइज हमने एक लीनियर फंक्शन का ग्राफ बनाया, तो ये ग्राफ की प्लॉटिंग के लिए बेहद जरूरी है कि हमें ये x और y इंटरसेप्ट है पता हो। अब आगे चलते बेटा, हमारा टास्क ये था कि ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहां पर कर रहे हैं। बेटा एक इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये पड़ा है और दूसरा इन दोनों ग्राफ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये पड़ा है। अब इनको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, इन दोनों को फाइंड करने के लिए हम ना x और f ऑफ x और g ऑफ x को आपस में इक्वल शो करेंगे, इक्वल पुट करके इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वाड्रेटिक बने, क्वाड्रेटिक को सॉल्व किया बेटा जी, x की दो वैल्यूज आई, इन दोनों वैल्यूज को आपका जी चाहे लीनियर वाले फंक्शन में, आपका दिल करे क्वाड्रेटिक वाले फंक्शन में पुट कर लें, बिकॉज़ लीनियर को सॉल्व करना आसान होता है। वहां पर हमने दोनों वैल्यूज को रिप्लेस करके y की वैल्यू फाइंड की, और ये दोनों हमारे पास इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अगर ये भी आप लोगों ने फाइंड कर लिए, एक आपको ये नंबर है बेटा, एक ये नंबर है, एक ये वाला और एक ये वाला, यूं करके आपके इस लॉन्ग के टोटल 5 नंबर बन जाते हैं। सेकंड वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपने बेटा x और y की वैल्यू फाइंड करनी है अगर हम इस वाले इक्वेशन को सिंपलीफाई कर सकें। ओके लेट्स ट्राई। बेटा इनको मैंने आप आपस में अलजेब्राइकली मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास एक बड़ा खूबसूरत सा रिजल्ट आया। अच्छा अब ऐसा करें कि रियल पार्ट और सेपरेट पार्ट को सेपरेट कर लें। बेटा जी हमें ये पता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर दो नंबर्स आपस में इक्वल है तो उनका रियल पार्ट और उनका इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल होना चाहिए। बेटे इस कंपेयरिंग की प्रॉपर्टी को यूज करते हुए ये 5x + 2y = 1 हो जाना चाहिए, -2x + 5 में हमारे पास 7 आ जाना चाहिए। बेटा जी फिर इनको बाय यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने यहां पर यूज किया कि हम x के कोएफिशिएंट आपस में इक्वल करके दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। एडिशन के बाद हमारे पास बेटा जी ये x एलिमिनेट हो गया, y की वैल्यू आई। अब अगर y की ये वैल्यू आ गई है तो इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करके बेटा जी आप x की वैल्यू फाइंड कर लें तो ये इन दोनों के x और y की वैल्यूज आ गई। तो हम यहां तक पहुंचे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा जी पहला नंबर हमें मिलेगा इनको आपस में मल्टीप्लाई करके, दूसरा नंबर मिलेगा अगर इसकी कंपैरेबिलिटी ठीक कर देते हैं। बेटा जी तीसरा नंबर मिलेगा कोएफिशिएंट बैलेंस करके, चौथा नंबर मिलेगा अगर हम x की और पांचवा नंबर मिलेगा अगर हम y की ठीक वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ओके लास्ट क्वेश्चन बेटा जी हमने करना ये है, इस क्वेश्चन में एक थ्योरम है कि z = z conjugate if and only if z is rare। ओके हाउ टू सॉल्व इट। बेटा जी सबसे पहले आप सपोज करें कि आपके पास z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 1 + b होगा, हमें यहां पर देखें तो हमें 1 + b होगा के कॉन्जुगेट की जरूरत है। बेटा जी यहां पर साथ में कॉन्जुगेट बना देते हैं, राइट। हम ऐसा करते हैं बस इस पहले वाले हिस्से को if and only से पहले वाला पार्ट पड़ा है, हम यहां पर इसको थोड़ा सॉल्व करके ट्राई करते हैं कि ये वाकई नहीं आ रहा। ओके जब हम इस टास्क के बाद गए बेटा जी हमने किया कि अगर हमारे पास z = z conjugate है, दोनों की वैल्यूज पुट करें। बेटा जी a कैंसिल होगा, b की वैल्यू यहां से आएगी। अच्छा b की ये वाली वैल्यू आप बेटा जी पुट कर देंगे इस वाले z में, ये तो हमारे पास ये 1 + a होगा। जब इस b की जगह बेटा हमने 0 पुट किया, हमारे पास जो आंसर आया वो आ गया z = a। अब और बेटा z = a में कहीं पर भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब हमारे पास इसमें कहीं आयोटा नजर नहीं आ रहा, और एक ऐसा नंबर जिसमें आयोटा नजर ना आ रहा हो बेटा जी होता है प्योर रियल नंबर। इतना सॉल्व कर लेंगे तो आपको ये एक साइड से सॉल्व होगी। चलते हैं अब दूसरी साइड पे। बेटा जी दूसरी साइड में हमें सपोज ये करना है कि इफ z इज अ रियल, टारगेट क्या होगा बेटा, टारगेट ये होगा कि अपन ये शो कर सके कि z = z बार मतलब z कॉन्जुगेट। ओके अगर बेटा जी z एक रियल नंबर है ऑब्वियसली फिर उसका कॉम्प्लेक्स पार्ट सॉरी उसका इमेजिनरी पार्ट ये 0 होना चाहिए, मतलब b 0 होना चाहिए। बेटा यहां हमने b को 0 पुट कर दिया, सिंपलीफाई किया, a + 0 आयोटा = a। ऐसा करें बेटा कि आपको अगर इस बात पे गौर करें इस वाले रिलेशन में आपको दूसरी साइड को ना z कॉन्जुगेट चाहिए। z कॉन्जुगेट बनाने के लिए बेटा दोनों साइड पर कॉन्जुगेट अप्लाई करते हैं। इधर हमने कॉन्जुगेट अप्लाई किया, कॉन्जुगेट में दरमियान में नेगेटिव और जो साइन उसको फ्लिप करें तो यहां हमारे पास पॉजिटिव का आगे बेटा जी नेगेटिव, मगर चूंकि इमेजिनरी पार्ट 0 है नेगेटिव का कोई इफेक्ट नहीं आया, फाइनल रिजल्ट इज अगेन इक्वल टू a। बेटा जी z भी हमारे पास फाइनली ये है और z बार भी हमारे पास ये है। इन दोनों के अगर राइट साइड आपस में इक्वल है मींस लेफ्ट साइड भी आपस में इक्वल होगी। तो यो करके हमारा ये तीसरा शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। ये जो हमारे राउंड 6 की बेटा जी डिस्कशन थी ये यहां पर कंप्लीट होती है।
इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।